हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज का जो हमारे पास वीडियो रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो इसमें हम सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी को समझने के लिए इस टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर नाम जो है वो हमारे पास डिराइव हुआ है न्यूक्लियस से। तो मतलब जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इसमें कहीं ना कहीं न्यूक्लियस का कोई रोल है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो रोल है इसमें वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटम क्या है। एटम एक हमारे पास कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है। कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में है, अगर हम यूनिवर्स के मैटर को डिवाइड करें तो हम तीन हिस्से में बोल सकते हैं। एक डार्क मैटर है, विजिबल मैटर है और डार्क एनर्जी है। ठीक है, तो डार्क एनर्जी वो एनर्जी जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। विजुअल मैटर और डार्क मैटर जो भी है इसमें हमारे पास क्या है, एटम से बना हुआ है। और एटम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास होता है न्यूक्लियस, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और उसके बाहर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है हमारे पास, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन होता है यही होता है पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसका टोटली जो लिंक है वो हमारे पास है ये जो न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और उसके बाद न्यूट्रॉन है। और मेनली जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो फोकस करती है हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करूंगा तो मेरे पास क्या क्या चीजें आएंगी न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से ही हमारे पास न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो एनर्जी किसकी वजह से है, ये जो प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है ये अपनी लोकेशन पे है। ये किसकी वजह से है, अपनी लोकेशन पे किसी एनर्जी की वजह से। ठीक है, किसी एनर्जी की वजह से ये अपनी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वही एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। अब इसमें से हम कभी भी इसको डिस्टर्ब करेंगे, जैसे मतलब इस पे फ्यूजन या फ्यूजन जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, दो टाइप की जो भी हम न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन एनर्जी देखते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करेंगे बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स या फिर एक्सटर्नल मेटल को यूज करके, हम एटम को यूज करके, तो उसमें हम डिस्टर्बेंस काज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एनर्जी जो होगी वो वेरी करेगी या उसको हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे हो पाएगा। बट उससे पहले एक रिलेशन होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है, इसमें है कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्र। ठीक है, यहाँ पे E जो है वो एनर्जी है और m मतलब मास है किसी भी एटम का या ऑब्जेक्ट का, और c जो है, लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो लाइट की स्पीड है वो काफी हाई होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी लाइट की स्पीड है। अगर आपके पास एक छोटा सा मास, मतलब एक 1 ग्राम भी, या फिर ये तुम्हें एक मतलब काफी, ये भी बहुत ज्यादा है। अगर न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसका वेट काफी 10⁻31 kg में होगा। तो अगर इतना छोटा सा मास भी अगर आप मतलब कन्वर्ट कर पा रहे हो या फिर लूज कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो एनर्जी होगी इसका हम यूज क्या करेंगे, मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए। ठीक है, लगभग 3% जो इंडिया में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है वो हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो इसको हम दो तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक फिजन और दूसरा है फ्यूजन। ठीक है, तो फिजन में किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक हैवी एटम लेंगे। हैवी एटम का मतलब है जिसका हमारे पास मास नंबर जो 235 है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मास नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये टोटली न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, एटम की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या करेंगे, हम एक न्यूट्रॉन को इसके ऊपर टारगेट करेंगे। तो न्यूट्रॉन जब इसमें जाएगा वो अनस्टेबल न्यूक्लियस बना देगा। अनस्टेबल न्यूक्लियस में क्या होगा, पहले यहाँ पे 235 मास नंबर था, 236 हो गया। क्यों, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब एक नंबर बढ़ गया, 236 हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। इसको क्या करना है कि कोई भी चीज होगी वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, स्प्लिट करेगा और दो एटम्स हमारे पास, दो न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट, एक क्रिप्टॉन और एक बेरियम। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास बनेंगे। क्योंकि ये जो है अनस्टेबल स्टेट, ये हाई एनर्जी पे था। अब क्या हुआ कि ये किसी लो एनर्जी पे चला गया। लो एनर्जी मतलब अभी दो लेवल थे आपके पास, मान लो आपके पास 100 एनर्जी लेवल है, ये यूनिटरी ऐसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 80 एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो ये जब आपको कोई चीज 100 पे है, अब वो 80 पे जाना चाहती है तो उसको 20 लूज करना पड़ेगा ना।
तो वो जो 20 लूज करेगा, 20 यूनिट से जो लूज करेगा वही हमारे पास क्या है, एनर्जी लॉस है। ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, क्या किया इसने, 2 में ब्रेक हो गया और साथ में एनर्जी दे दी, और उसके साथ में हमारे पास न्यूट्रॉन जो हमारे पास थे वो भी हमारे पास देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा बेसिक इसका। और उसके बाद बात करें, हमारे पास मोस्टली हम यूरेनियम, प्लूटोनियम या थोरियम को बॉम्बार्ड करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया। और जो भी एनर्जी निकलती है मोस्टली वो हीट या लाइट की फॉर्म में निकलती है। और ये जो कंसेप्ट है न्यूक्लियर फिजन का, इसी के बेस पे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब भी देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें अगर फ्यूजन की, तो फ्यूजन में क्या है, बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे हमारे पास यहाँ पे स्प्लिट हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें ज्वाइन होगी। फ्यूजन का जैसे वर्ड का मतलब ही फ्यूज है, तो मतलब कोई दो चीजें आपको ज्वाइन करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या ज्वाइन करेंगे हम, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। ठीक है, दो हमारे पास आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप अगर आपको याद हो, आइसोटोप वो चीज होती है जिसमें आपके पास मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, बट एक ही एटम का होता है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, बट मास नंबर जो है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का ही है, और ये भी ट्रिटियम जो है ये भी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे या फ्यूज करेंगे, फ्यूज कैसे करेंगे, देखो कभी भी न्यूक्लियस ये है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, दो न्यूक्लियस को अगर आप पास में लाना चाहोगे तो उनके बीच में काफी ज्यादा रिपल्शन होगी। ठीक है, काफी ज्यादा रिपल्शन मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो उसको आपको पास में लाने के लिए काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले आपको खुद से देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले एनर्जी जो है वो इनपुट करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या हो पाएगा यहाँ पे कि जो भी ये एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये फ्यूज कर जाएंगे। आपको इसको फ्यूज कराना है, जैसे यहाँ पे देखा, तो ये जो फ्यूज हो चुका है, ये क्या हमारे पास क्या होगा कि ये कुछ नई चीज बनाएगा जिसको हम बोल देंगे हीलियम। हीलियम बनाएगा। ठीक है, हीलियम में क्या होगा, दोनों प्रोटॉन्स रहेंगे, और क्योंकि दो प्रोटॉन्स है तो दो ही हमारे पास क्या होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, दो न्यूट्रॉन्स ट्रिटियम से है और एक न्यूट्रॉन जो है हमारे पास ड्यूटेरियम से है। तीन न्यूट्रॉन यहाँ पे है इसमें, तो ये अनस्टेबल जो स्टेट है, इसमें हमारे पास क्या है, तीन न्यूट्रॉन है प्लस दो प्रोटॉन है। तो हमारे पास क्या होगा, टू प्रोटॉन वाले एटम को या न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं, वो किसका है, हीलियम का। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है, हीलियम का, तो हीलियम बनेगा। बट उसके लिए हमारे पास सिर्फ दो ही न्यूट्रॉन चाहिए, तो एक न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाएगा इसमें से, क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट थी, स्टेबल में आएगी, लो एनर्जी पे जाएगी, तो मतलब लो एनर्जी लेवल पे जाएगी, तो इसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हुई है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक इसका बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद अगर बात करें कि इसको चाहिए होते हैं मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम हैवी आइसोटोप्स लेते हैं हाइड्रोजन के, जैसे ड्यूटेरियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, तो इनको लेकर हम फ्यूज करते हैं, और उसको फिर वही जो फ्यूज करने के बाद हमें क्या देगा, ड्यू टू फ्यूजन जो हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देगा। ठीक है, उसी को हम एज ए डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट यूज करके हम उसको बॉम्बिंग में यूज कर सकते हैं। इवन की जो सूरज है वो भी हमारे पास क्या करता है, उसमें भी हमारे पास फ्यूजन ही हो रही है। जिस फ्यूजन की बात करें तो ये हमारे पास कंट्रोलेबल प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं कि मोस्टली बोरॉन की रॉड्स लेते हैं। ठीक है, बोरॉन्स की रॉड लेके उसको यूज करते हैं, और ये क्या कर देता है कि जो ये न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, ये जो निकल रहे हैं, इनको एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो भी एनर्जी है इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एनर्जी है इसको हम यूटिलाइज कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। बट ऑन द अदर हैंड अगर बात करें फ्यूजन की, तो ये कंट्रोलेबल नहीं है अभी तक। ठीक है, कंट्रोलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसे मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बट इसको हाइड्रोजन बॉम्बिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो सब के सब हमारे पास फ्यूजन बेस्ड है। अभी के लिए हमारे पास टोटल 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो इसमें हमारे पास 22 रिएक्टर्स हैं, और 6780 मेगावाट्स की एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अभी तक इस न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी से। और उसके बाद ये है मोस्टली तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर जो है कोटा में, ठीक है, राजस्थान में है जो, और उसके बाद कलपक्कम जो है तमिलनाडु, और नोरारा उत्तर प्रदेश, और गुजरात में कापरापुर में, और उसके बाद कागिया कर्नाटका में। और रिसेंटली हमारे पास KAPP3 जो रिएक्टर है वो इंस्टॉल किया गया इंडिया के द्वारा, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है लगभग 700 मेगावाट की। ठीक है, तो उसके बाद बात करें हमारे पास इसकी एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी की, और डिसएडवांटेजेस। न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकता है, इवन यूजिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक है, यूरेनियम 235 को आप यूज करके काफी स्मॉल अमाउंट में
लॉट ऑफ एनर्जी यू कैन प्रोड्यूस। उसके बाद बात करें तो इसमें आपको बार बार फ्यूल पुट करने की जरूरत नहीं होती। एक बार आपने फ्यूल डाल दिया वो इट कैन रन फॉर 3 इयर्स, ठीक है, 3 to 5 इयर्स, जो भी मतलब 2 3 5 इयर्स तक आप विदाउट रिफिलिंग यूज कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हमारे पास नॉर्मल फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं वो नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है कि जो भी इसके बेस प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली रेडियो एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि वो हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करते रहेंगे थ्रू आउट। जितने भी आपके वेस्ट होंगे वो सब के सब हार्मफुल रेडिएशंस एमिट करते हैं यहाँ पे काफी टाइम के लिए। उसके बाद इसमें क्या है कि एक्सीडेंट के रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या होता है कि लीकेज हो जाती है रेडियो एक्टिव मटेरियल की, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फ्यूल जो है हमारे पास वो लिमिटेड है। जैसे यूरेनियम की बात करो वो एक मेटल है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उसकी हमारे पास, और इसकी जो कॉस्ट लगती है न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। ओके, आपके लिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। तो मेरे को ये बताना कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रेन्यूएबल है या नहीं, और दूसरा कि क्या ये कन्वेंशनल सोर्स है हमारे पास या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको आंसर करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।